Hi everyone, my name is Sanjeev and welcome to Decode AIML YouTube चैनल। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मल्टी थ्रेडिंग इन पाइथन। तो ये जो मल्टी थ्रेडिंग टॉपिक है इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है, इंट्रोडक्शन टू मल्टी थ्रेडिंग। तो मल्टी थ्रेडिंग जो टॉपिक है इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि किसी भी इंटरव्यू में पूछा जाता है। चाहे आप मशीन लर्निंग रोल के लिए इंटरव्यू देते हो, चाहे आप एसडी रोल के लिए इंटरव्यू देते हो, ऑल्सो इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द टफेस्ट टॉपिक टू मास्टर। लेकिन मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूँ कि अगर आप मल्टी थ्रेडिंग के तीनों लेक्चर को अच्छे से देख लेते हो, समझ लेते हो, तो आपको किसी भी इंटरव्यू में, किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। ठीक है, तो इसी के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, इंट्रोडक्शन टू मल्टी थ्रेडिंग। तो आज हम लोग देखेंगे कि प्रोसेस क्या होता है, थ्रेड क्या होता है, इसको हम लोग डायग्राम से समझने का कोशिश करेंगे। क्या होता है सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस, मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद हम लोग प्रोसेसेस का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे थ्रेड्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और फिर हम लोग देखेंगे किस कंडीशन में हमें प्रोसेस का यूज़ करना चाहिए और किस कंडीशन में हमें थ्रेड का यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे जो टॉपिक्स जो हम लोग देखने वाले हैं आज के लेक्चर में वो इंडिपेंडेंट होगा किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। तो किसी भी लैंग्वेज में आप इसका कोड लिखो, अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ लेते हो, आज का लेक्चर को अच्छे से समझ लेते हो, तो चीज़ें बहुत इजी हो जाती है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि प्रोसेसर मतलब सीपीयू। तो कितने तरह के सीपीयू एग्जीक्यूशन होते हैं विथ रेस्पेक्ट टू ए प्रोसेस, ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे सिंगल थ्रेडेड एग्जीक्यूशन क्या होता है, मल्टी थ्रेडेड एग्जीक्यूशन क्या होता है, मल्टी प्रोसेसिंग एग्जीक्यूशन क्या होता है, और टाइम शेयरिंग एग्जीक्यूशन क्या होता है। इसको हम लोग अच्छे से देखेंगे, समझेंगे। उसके बाद देखेंगे हम लोग असिंक्रोनस या नॉन ब्लॉकिंग एग्जीक्यूशन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कंकरेंसी और पैरेललिज्म, ये एक बहुत ही कंफ्यूजिंग टर्म है, इसमें क्या डिफरेंस होता है। तो ये सारे टॉपिक को हम लोग अच्छे से देखने वाले हैं, समझने वाले हैं और डिटेल वे में स्टडी करने वाले हैं। तो इन द लेक्चर 2.3.3 इस लेक्चर में हमने देखा था कि किसी भी प्रोग्राम को जब हम लोग मेन मेमोरी में लोड करते हैं तो चीज़ें कैसे स्टोर होती है। इसमें हमने ये देखा था कि सबसे पहले अगर हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं ना, चाहे आप किसी भी लैंग्वेज में लिखो, चाहे पाइथन, C++, जावा, तो उसको जब आप सेव करते हो तो वो होता है हार्ड डिस्क में सेव होता है, ठीक है। और जब आप इस प्रोग्राम को एक्सिक्यूट करते हो है ना, तो वो प्रोग्राम मेन मेमोरी में लोड होता है, क्योंकि किसी भी प्रोग्राम को एक्सिक्यूट करने के लिए उसको सबसे पहले मेन मेमोरी में लोड करना जरूरी है, ठीक है। तो ये मेन मेमोरी में लोड होता है, मेन मेमोरी को हम लोग रैम भी बोलते हैं, है ना। तो रैम में क्या होता है, इसको कुछ डेजिग्नेटेड स्पेस अलॉट हो जाता है, ठीक है, डेजिग्नेटेड स्पेस अलॉट हो जाता है। लाइक अगर ये आपका मेन मेमोरी है और आपका प्रोग्राम है p1.py, लाइक आपका एक प्रोग्राम है, पाइथन प्रोग्राम है p1.py, तो मेन मेमोरी में आपको एक स्पेस अलॉट हो जाएगा जहां जिसके अंदर आपका p1 प्रोग्राम होगा और चीज़ें ऑर्गेनाइज होगी इन डिफरेंट फॉर्म्स, लाइक हीप सेगमेंट, है ना, डेटा सेगमेंट, ये सारे इस तरीके से मेन मेमोरी में आपको स्पेस अलॉट हो जाएगा, ठीक है। तो जब कोई भी प्रोग्राम मेन मेमोरी में लोड होता है ना फॉर एक्सिक्यूशन, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रोसेस, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोसेस। प्रोसेस मतलब होता है प्रोग्राम्स अंडर एक्सिक्यूशन इज कॉल्ड प्रोसेस, ठीक है। तो आपके लैपटॉप में जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज करते हो ना, जब भी वो एक्सिक्यूट होता है तो वो एक प्रोसेस बनता है। चाहे आप पबजी इंस्टॉल करो, पबजी इंस्टॉल करके जब आप कोई गेम खेलते हो तो वो आपके मेन मेमोरी लोड होके वो एज ए प्रोसेस रन होता है, जिसका कुछ पीआईडी होता है, प्रोसेस आईडी होता है। उसी तरीके से जब आप क्रोम ब्राउजर यूज करते हो अपने लैपटॉप में, तो क्रोम जब रन होता है ना, तो वो भी रन होता है मेन मेमोरी में एज ए प्रोसेस और उसका भी कुछ पीआईडी होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं, है ना, चाहे फोटोशॉप सॉफ्टवेयर यूज करो, हर एक सॉफ्टवेयर, या फिर नोटपैड, हर एक सॉफ्टवेयर एक प्रोसेस होता है, ठीक है, जो कि आपकी मेन मेमोरी में लोड होता है, ठीक है।
जब ये सॉफ्टवेयर रन नहीं कर रहा है तो आपके हार्ड डिस्क में पड़ा है, उसको हम लोग बोलेंगे प्रोग्राम। ठीक है, तो हर एक सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम होता है, और जब वो रन होता है, जब वो मेन मेमोरी में लोड होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोसेस। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोसेस। तो हर एक सॉफ्टवेयर एक प्रोसेस होता है। ठीक है, क्लियर है? तो है ना, मेन मेमोरी में आपका प्रोसेस लोड हो जाता है, P1, P2, P3, ये सारे प्रोसेस है जो कि आपका मेन मेमोरी में लोड हो जाता है, और ये एक्सिक्यूट होता है। कहाँ पे एक्सिक्यूट होता है? ये एक्सिक्यूट होता है सीपीयू पे। ठीक है, ये सीपीयू में एक्सिक्यूट होता है। और आजकल आपको पता है कि बहुत सारे सीपीयू कोर होते हैं, है ना, क्वाड कोर, आप सुनते होंगे क्वाड कोर, ऑक्टा कोर, है ना, ऑक्टा कोर। तो जो क्वाड कोर सीपीयू होता है ना, उसको आप ऐसा कर सकते हो कि उसमें दैट इज इक्वल टू 4 सीपीयू। ऑक्टा कोर मतलब 8 सीपीयू, है ना। तो जब आपके पास कोई सीपीयू होता है क्वाड कोर का, है ना, क्वाड कोर का, तो इसको आप ऐसा शो कर सकते हो, CPU1, CPU2, CPU3 और CPU4, है ना। तो क्या होता है? दैट इज इक्वल टू 4 सीपीयू और 4 प्रोसेस, है ना, P1, P2, P3, 4 प्रोसेस पैरेलली एक्सिक्यूट हो सकते हैं ऑन द 4 सीपीयू, है ना। जहां पे P1 हो सकता है आपका, क्या हो सकता है, फोटोशॉप। P2 हो सकता है क्रोम। P3 हो सकता है पबजी। और P4 हो सकता है नोटपैड। ठीक है, तो आज से कुछ साल पहले जो लैपटॉप्स आते थे, है ना, या जो मशीन आते थे, उस दैट वाज सिंगल कोर होता था। तो उसमें एक बार में एक ही प्रोसेस एक्सिक्यूट होता था। ठीक है, अभी हम चीज़ों को थोड़ा इजी रख रहे हैं, इसीलिए हम लोग ये बात कर रहे हैं कि चीज़ें एक बार में एक ही प्रोसेस एक्सिक्यूट होता था। ठीक है, तो अगर क्वाड कोर है तो एक बार में 4 प्रोसेस पैरेलली एक्सिक्यूट हो सकते हैं, और ऑक्टा कोर है तो एक बार में 8 प्रोसेस पैरेलली एक्सिक्यूट हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो जब हम ये बोलते हैं कि कोई प्रोसेस एक्सिक्यूट होता है ना, जब हम ये बोलते हैं कि कोई प्रोसेस एक्सिक्यूट होता है या प्रोसेस रन होता है, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, फॉर एग्जांपल मैंने बोला पबजी, तो पबजी रन हो रहा है। ठीक है, पबजी आपके लैपटॉप में रन हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोसेस रन हो रहा है? नहीं, प्रोसेस रन नहीं हो रहा है। प्रोसेस रन नहीं होता है, एक्चुअल में जो रन होता है वो होता है थ्रेड। ठीक है, तो थ्रेड इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एक्सिक्यूशन। प्रोसेस कभी भी रन नहीं होता है, प्रोसेस जो होता है वो चीज़ों को मैनेज करता है, और जो एक्चुअल एक्सिक्यूशन जो सीपीयू पे होता है ना, सीपीयू पे जो एक्सिक्यूशन होता है वो होता है थ्रेड, है ना। तो पबजी बाय डिफॉल्ट, पबजी का जो मेन थ्रेड होगा ना वो एक्सिक्यूट होता है। अगर किसी प्रोग्राम में हमने कुछ भी थ्रेड जैसा ऑपरेशन नहीं किया, तो बाय डिफॉल्ट किसी भी प्रोग्राम में मिनिमम जो होगा, मिनिमम एक थ्रेड होगा, है ना, मिनिमम 1 थ्रेड होगा, और उसको हम लोग बोलते हैं मेन थ्रेड। ठीक है, एक प्रोग्राम में एक से ज़्यादा थ्रेड हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम 1 थ्रेड होना जरूरी है, क्योंकि थ्रेड ही सीपीयू पे एक्सिक्यूट होता है। थ्रेड पे सीपीयू एक्सिक्यूट होता है, प्रोसेस एक्सिक्यूट नहीं होता है, प्रोसेस एक्सिक्यूट नहीं होता है ऑन सीपीयू। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट देखते हैं। हमने बहुत अच्छे से चीज़ों को फंडामेंटल समझा। ठीक है, तो प्रोसेस एंड थ्रेड आर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन कंप्यूटर साइंस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसके हेल्प से प्रोग्राम जो होता है वो कंकरेंटली एंड इफिशिएंटली एक्सिक्यूट होता है ऑन सीपीयू, है ना। एंड दे आर एसेंशियल फॉर मल्टीटास्किंग एंड पैरेललिज्म इन मॉडर्न कंप्यूटिंग सिस्टम। पैरेललिज्म का मतलब होता है कि आप एक बार में चाहते हो कि पबजी भी रन हो और उसके साथ साथ क्रोम ब्राउज़र भी रन हो, तो दैट इज़ पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ पैरेललिज्म। ठीक है, और पैरेललिज्म पॉसिबल होता है, जो रियल पैरेललिज्म पॉसिबल होता है जब एक से ज़्यादा कोर होते हैं, 1+ कोर होते हैं अगर आपके सीपीयू में, तभी पॉसिबल होता है पैरेललिज्म, नहीं तो रियल पैरेललिज्म पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, रियल पैरेललिज्म पॉसिबल नहीं होता है आपके मशीन में, आपके कंप्यूटर में। ठीक है,
अगर कोई प्रोसेस होता है ना, बाय डिफ़ॉल्ट वो सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस होता है, ठीक है। एनी प्रोसेस इज बाय डिफ़ॉल्ट सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस होता है। और ये जो आप ब्लॉक देख रहे हो ना, ये मेन मेमोरी का ब्लॉक है जो स्टोर होता है, जहाँ पे आपका प्रोग्राम स्टोर होता है ना। प्रोग्राम मतलब प्रोसेस स्टोर होता है। तो किसी प्रोसेस का कुछ कोड होता है ना, कुछ कोड होता है, कुछ डेटा होता है ना। उस प्रोग्राम में जो डेटा यूज़ कर रहे हैं, है ना, जो वेरिएबल्स यूज़ कर रहे हैं, जो क्लास यूज़ कर रहे हैं, है ना, वो सारे डेटा होते हैं। आपने जो प्रोग्राम लिखा वो कोड होता है। उसके अलावा कुछ कुछ फाइल्स होते हैं, है ना। और जब वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो उसके लिए कुछ रजिस्टर्स होते हैं, ठीक है। कुछ रजिस्टर होते हैं और कुछ स्टैक होते हैं। स्टैक ज़रूरी होता है अगर आप कोई फंक्शन कॉल करते हो ना, अगर आपके प्रोग्राम में कोई फंक्शन कॉल है ना, या फिर लोकल वेरिएबल है, तो उसके लिए स्टैक ज़रूरी होता है। तो ये सारे नेसेसिटी होते हैं किसी भी प्रोग्राम को एक्सिक्यूट करने के लिए, किसी भी प्रोसेस को एक्सिक्यूट करने के लिए। तो दिस इज हाउ मेन मेमोरी लुक्स लाइक, ठीक है। तो ये सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस का एग्जांपल है, क्योंकि जिसमें बाय डिफॉल्ट एक थ्रेड होते हैं, थ्रेड 1, ठीक है। अब हम लोग एक ऐसा प्रोग्राम अज्यूम करते हैं जिसमें एक से ज़्यादा थ्रेड होते हैं। एक से ज़्यादा थ्रेड कैसे हम लोग रन कर सकते हैं इन्हें प्रोग्राम, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी के लिए आप ऐसा समझो कि P1 एक प्रोग्राम इसमें सिंगल थ्रेड है, P2 एक प्रोग्राम इसमें मोर देन वन थ्रेड है, टू थ्रेड है, थ्रेड 1 एंड थ्रेड 2, ठीक है। तो चीज़ें कैसी दिखती है, तो जो कोड डेटा एंड फाइल्स होता है ना, दैट इज शेयर्ड बाय ऑल द थ्रेड, ठीक है। जो थ्रेड होंगे, थ्रेड 1 एंड थ्रेड 2, वो कोड डेटा एंड फाइल वो शेयर करेंगे, ठीक है। सेम ही कोड होगा, सेम ही डेटा होगा अक्रॉस बोथ द थ्रेड, ठीक है। डिफरेंस क्या होगा, रजिस्टर का, ठीक है। रजिस्टर का डिफरेंस होगा और स्टैक का डिफरेंस होगा, ठीक है। ये दोनों अलग अलग होंगे फॉर ईच थ्रेड, लेकिन ये जो कोड और डेटा होगा ये सारे कॉमन होंगे, है ना। इसका जरूरत क्यों पड़ता है, अलग अलग होने का जरूरत क्यों पड़ता है, दैट इज ए डिफरेंट टॉपिक जो कि हम लोग देखने वाले हैं COA लेक्चर में, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पे नहीं देखेंगे, बस आप ये ध्यान देना कि थ्रेड का इंडिविजुअल रजिस्टर और स्टैक्स होता है, लेकिन कोड डेटा एंड फाइल जो होता है वो कॉमन होता है, वो शेयर्ड होता है, ठीक है। यहाँ पे स्टैक में डेटा स्ट्रक्चर का बात नहीं कर रहा हूँ, स्टैक मेमोरी का बात कर रहा हूँ, ठीक है। स्टैक मेमोरी का बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए प्रोसेस को अब हम लोग थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो हमने देखा था प्रोग्राम अंडर एक्सिक्यूशन इज कॉल्ड प्रोसेस। रफ डेफिनेशन हमने देखा था कि किसी भी प्रोग्राम को, चाहे पबजी हो चाहे क्रोम हो, अगर उसको मेन मेमोरी में लोड करते हैं फॉर एक्सिक्यूशन, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोसेस। तो प्रोसेस एक इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ कंटेंट यूनिट होता है ऑफ ए रनिंग प्रोग्राम, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई प्रोग्राम मेन मेमोरी में लोड होता है तो उसको कुछ डेजिग्नेटेड एड्रेस या कुछ स्पेस अलॉट हो जाते हैं और कुछ रिसोर्सेज एलोकेट हो जाते हैं, रिसोर्सेज प्लस कुछ मेमोरी अलॉट हो जाते हैं, जो कि वो शेयर नहीं करता है। P1 का जो रिसोर्सेज होगा दैट विल नॉट बी शेयर्ड विथ P2, और P1 विल नॉट इवन ट्राई टू एक्सेस रिसोर्सेज ऑफ P2, ठीक है। तो ये होता है प्रोसेस। प्रोसेस एक सेल्फ कंटेन्ड इंडिपेंडेंट यूनिट होता है ऑफ ए रनिंग प्रोग्राम, मतलब उसको प्रोग्राम को रन करने के लिए किसी दूसरे प्रोसेस का मेमोरी और रिसोर्स की जरूरत नहीं पड़ती है, वो इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। टास्क मैनेजर एग्जांपल, इसको हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे कि आपके लैपटॉप में टास्क मैनेजर के हेल्प से हम लोग कैसे देख सकते हैं कि कौन कौन सा प्रोसेस रन हो रहा है ना, और कौन कौन से थ्रेड रन हो रहे हैं। आप इसको डायरेक्टली भी चेक कर सकते हो, जब आप टास्क मैनेजर ओपन करोगे ना, और जब आप प्रोसेस में जाओगे तो आप देख सकते हो कि आपको दिखेगा कौन कौन से प्रोग्राम रन हो रहे हैं, कौन कौन से प्रोसेस रन हो रहे हैं, और उस प्रोसेस में कितने थ्रेड हैं, सारे डिटेल्स आपको दिख जाएंगे, ठीक है। टास्क मैनेजर, ठीक है। तो हर एक जो प्रोसेस होता है उसका कुछ मेमोरी स्पेस होता है इन मेन मेमोरी या फिर रैम, उसको कुछ एड्रेस मिलता है, कुछ प्राइवेट कुछ एड्रेस मिलता है, कुछ स्पेस मिलता है। हर एक प्रोसेस के खुद के कोड होते हैं। पबजी का कोड खुद का होगा, वो क्रोम का कोड यूज नहीं करेगा, उसका खुद का कोड होगा। उसी तरीके से पबजी का खुद का डेटा होगा, वो क्रोम के डेटा को एक्सेस नहीं करेगा और ना ही खुद का डेटा एक्सेस करने देगा। उसके अलावा कुछ कुछ सिस्टम के रिसोर्सेज होते हैं, है ना, जो कि ये सारे रिसोर्सेज होते हैं, ये रिसोर्सेज प्रोसेस ऑन करता है और वो शेयर नहीं करता। तो ना तो P1 जो प्रोसेस होता है ना तो खुद का रिसोर्स किसी के साथ शेयर करता है, ना तो किसी दूसरे का रिसोर्स एक्सेस करने का ट्राई करता है, ठीक है। तो वो एक इंडिपेंडेंट और सेल्फ कंटेंट यूनिट होता है।
ठीक है। प्रोसेसेस जो होते हैं वो कंकरेंटली रन होते हैं, जिसके कारण मल्टीपल प्रोग्राम साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट हो सकते हैं, रन हो सकते हैं। ठीक है, अगर वो मल्टी कोर प्रोसेसर है तो हमें रियल कंकरेंसी दिखेगा, रियल पैरेलल एग्जीक्यूशन दिखेगा। ठीक है, अब हम लोग थ्रेड पे चलते हैं। तो थ्रेड हमने देखा था स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन होता है विद इन ए प्रोसेस। प्रोसेस डायरेक्टली रन नहीं होता है, प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है सीपीयू पे विद द हेल्प ऑफ थ्रेड। थ्रेड इज समथिंग जो कि सीपीयू पे रन होता है, और बाय डिफॉल्ट किसी भी प्रोसेस के पास मिनिमम 1 थ्रेड होते हैं, है ना। और जो एक थ्रेड होता है उसको हम लोग बोलते हैं मेन थ्रेड। ठीक है, मेन थ्रेड होता है। तो जो थ्रेड होते हैं वो हमने देखा था कि वो मेमोरी स्पेस शेयर करते हैं। कुछ कुछ रिसोर्सेज जो होते हैं वो खुद के होते हैं, लाइक स्टैक, है ना, और रजिस्टर, ये खुद के होते हैं। बाकी सारे रिसोर्सेज वो शेयर करते हैं जो कि प्रोसेस के रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है, थ्रेड लाइट वेट होता है, और जिसके कारण ये चीज़ों को इफिशिएंटली एक्सिक्यूशन होता है। हम लोग देखेंगे कि कब हमें मल्टी थ्रेडिंग यूज़ करना चाहिए, मल्टी थ्रेडिंग, और कब हमें मल्टी प्रोसेसिंग यूज़ करना चाहिए। ठीक है, किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए कब हमें मल्टी थ्रेडिंग और कब हमें मल्टी प्रोसेसिंग यूज़ करना चाहिए, इसको हम लोग आने वाले टॉपिक्स में देखेंगे। ठीक है, और बिकॉज ऑफ शेयर्ड मेमोरी, है ना, थ्रेड कैन इजीली कम्युनिकेट एंड शेयर डेटा। हमने देखा राइट कि जो थ्रेड होते हैं ना, ये अगर ये T1 है और ये T2 है, तो ये कुछ कुछ रिसोर्सेज शेयर करते हैं, कुछ कुछ डेटा शेयर करते हैं। तो अगर थ्रेड कुछ डेटा शेयर करना चाहता है T2 के साथ, है ना, तो वो क्या करेगा, जो कॉमन प्लेस है ना, कॉमन डेटा सेगमेंट जो है, कॉमन एड्रेस है, वहाँ पे वो कुछ राइट कर देगा और T2 उसको डायरेक्टली रीड कर सकता है। तो इस तरीके से कोई भी थ्रेड एक दूसरे थ्रेड से डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकता है। ठीक है, तो समरी क्या हुआ, हमने अभी तक जो देखा उसका समरी ये हुआ कि बोथ प्रोसेस एंड थ्रेड हेल्प अचीव कंकरेंसी एंड पैरेललिज्म। ठीक है, हम लोग प्रोसेस से भी पैरेललिज्म को इन्हेंस कर सकते हैं और थ्रेड से भी पैरेललिज्म को इन्हेंस कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कर सकते हैं ये हम लोग देखेंगे आने वाले लेक्चर्स में। प्रोसेस से तो हमने समझा कि अगर मल्टी कोर है ना, अगर कोर 1, कोर 2, कोर 3 और कोर 4 है, और हमारे पास अगर 4 प्रोसेस है P1, P2, P3 या P4, तो डायरेक्टली हम लोग चारों कोर पे हम लोग रन कर सकते हैं। इस तरीके से चीज़ें पैरेलली एक्सिक्यूट होगी और हम लोग कंकरेंसी और पैरेलल एक्सिक्यूशन अचीव कर लेंगे। ठीक है, अगर एक ऐसा सिनेरियो सोचो कि आपके पास एक ही प्रोसेस है P1, लेकिन P1 के पास T1 एक थ्रेड है, T2 एक थ्रेड है, T3 एक थ्रेड है, तो क्या हम इसको पैरेलली एक्सिक्यूट कर सकते हैं? तो हाँ, कर सकते हैं। अगर हमारे पास 4 कोर्स हैं C1, C2, C3 एंड C4, तो हम लोग यहाँ पे T1 एक्सिक्यूट कर लेंगे, यहाँ पे T2 और यहाँ पे T3। तो इस तरीके से हम लोग चाहे मल्टीपल प्रोसेसेस हो, चाहे मल्टीपल थ्रेड हो, हम लोग कंकरेंसी एंड पैरेलल एक्सिक्यूशन को क्या अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रोसेस कब यूज़ करना है ना, जब आप चाहते हो कि हर एक टास्क, है ना, जब आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो, है ना, तो आप सबसे पहले उसको मल्टीपल टास्क में इसको ब्रेक करोगे, T1, T2, T3, है ना। तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, हर एक टास्क को एक प्रोसेस से इंप्लीमेंट करो, है ना, 3 प्रोसेस से इंप्लीमेंट करो, चाहे आप क्या करो, एक ही प्रोसेस हो और इसमें मल्टीपल थ्रेड कर दो, T1, T2, T3, है ना। तो कब हमें थ्रेड वाला अप्रोच लेना है, कब प्रोसेस वाला अप्रोच लेना है, वो डिपेंड करता है कि प्रोसेस तब यूज करो जब आप चाहते हो कि जो सारे टास्क हो ना वो आइसोलेशन और इंडिपेंडेंटली हो, है ना। और टास्क, जो सारे टास्क हैं T1, T2, T3, ये सारे टास्क क्या हैं, हैवी हैं और उनको डेडिकेटेड रिसोर्सेज चाहिए, तब हम लोग मल्टीपल प्रोसेसेस हम लोग एक्सिक्यूट करेंगे, मल्टीपल प्रोसेस हम लोग रन करेंगे। ठीक है, लेकिन जब हमारा टास्क जो है वो लाइट है और रिलेटेड है और हमें बहुत ज़्यादा डेटा का शेयर करने की ज़रूरत है, तो हम लोग मल्टी थ्रेडिंग अप्रोच यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि थ्रेड में हमने देखा था कि थ्रेड में डेटा शेयर करना बहुत ईजी होता है ना, डेटा शेयर करना बहुत ईजी होता है थ्रू मल्टीपल ऑप्शंस लाइक ग्लोबल, वेरिएबल, अदर सोर्सेज। आप डेटा को ईजिली आप शेयर कर सकते हो। ठीक है, थ्रेड्स जो होते हैं वो लाइट वेट होते हैं एंड मल्टीटास्किंग वो बेनिफिशियल होता है, लेस कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होता है। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या होता है, इसको हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम में देखेंगे। बस ये सोचो कि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का मतलब ये होता है कि आपके पास अगर एक ही कोर है C1 और थ्रेड 1 एक्सिक्यूट हो रहा है, अब मुझे
थ्रेड 1 को का एग्जीक्यूशन रोक के T2 को एग्जीक्यूट करना है, तो T1 को मैं बाहर फ्लश करूंगा और T2 को लोड करूंगा। तो ये जो प्रोसेस होता है ना, एक को निकाल के दूसरे को डालना और एग्जीक्यूशन स्टार्ट करना, इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। तो थ्रेड का कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम कम होता है कंपेयर टू प्रोसेस का कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम, इसीलिए हम लोग थ्रेड प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो हमने समझा कब प्रोसेस यूज करना है, कब थ्रेड यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे वही है की पॉइंट जो हमने भरवली डिस्कस किया था कि थ्रेड जो होता है वो एक्चुअली में सीपीयू पे रन होता है, प्रोसेस सीपीयू पे रन नहीं होता है। प्रोसेस डायरेक्टली सीपीयू पे रन नहीं होता है, ये एक्सिक्यूशन को मैनेज करता है। ठीक है, और थ्रेड एक्चुअल यूनिट ऑफ एक्सिक्यूशन होता है और ये प्रोसेस का पार्ट होता है। ठीक है, और एक बार में मल्टीपल थ्रेड रन कर सकते हैं पैरेलल ऑन मल्टीपल सीपीयू कोर, है ना। क्वाड कोर में एक बार में 4 थ्रेड रन हो सकता है और ऑक्टा कोर में एक बार में 8 थ्रेड रन हो सकता है। ये रफली मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि एक कोर में 2 थ्रेड रन हो सकते हैं पैरेलली। ठीक है, तो अभी चीज़ों को सिंपल रख के मैं ये कर रहा हूँ कि एक कोर में 1 थ्रेड रन होता है, तो क्वाड कोर में 4 थ्रेड और ऑक्टा कोर में 8 थ्रेड पैरेलली रन हो सकते हैं। ठीक है, तो एक एनालॉजी यहाँ पे हमने लिखा है ना, कि हम जब ये बोलते हैं कि कोई प्रोडक्ट है ना, कोई प्रोडक्ट किसी फैक्ट्री में प्रोड्यूस हुआ है ना, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि फैक्ट्री प्रोडक्ट बनाता है ना। फैक्ट्री प्रोडक्ट बनाता नहीं है, फैक्ट्री चीज़ों को मैनेज करता है जहाँ पे वर्कर या एम्प्लॉई है ना प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं, फैक्ट्री मैन्युफैक्चर नहीं करता है। तो फैक्ट्री यहाँ पे हो गया प्रोसेस, ठीक है, और वर्कर हो गया थ्रेड। ठीक है, इसको आप अच्छे से इसको बार बार पढ़ के इसको समझ सकते हो। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ प्रोसेसर एक्सिक्यूशन। प्रोसेसर का बोलो टाइप्स ऑफ सीपीयू एक्सिक्यूशन विथ रिस्पेक्ट टू प्रोसेस। ठीक है, तो सीपीयू प्रोसेसेस को कैसे एक्सिक्यूट करता है, अकॉर्डिंगली देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ एक्सिक्यूशन। ठीक है, बेस्ड अपॉन सीपीयू चीज़ों को कैसे एक्सिक्यूट करता है, सीपीयू थ्रेड्स को प्रोसेस को कैसे एक्सिक्यूट करता है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसर एक्सिक्यूशन, जिसको हम लोग देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। ठीक है, तो प्रोसेसर एक्सिक्यूशन ये बताता है कि प्रोसेसेस जो होता है वो सीपीयू पे कैसे एक्सिक्यूट होता है, और बेस्ड अपॉन द एक्सिक्यूशन बिहेवियर देयर आर मल्टीपल कैटेगरीज ऑफ प्रोसेसर एक्सिक्यूशन। ठीक है, द फर्स्ट वन इज सिंगल थ्रेडेड एक्सिक्यूशन। ठीक है, तो सिंगल थ्रेडेड एक्सिक्यूशन मतलब ये होता है कि हमारा जो प्रोसेस है या हमारा जो सॉफ्टवेयर है या हमारा जो प्रोग्राम है ना, हमारा जो प्रोग्राम है उसमें एक ही थ्रेड है। एक ही थ्रेड मतलब क्या, डिफॉल्ट थ्रेड, डिफॉल्ट या फिर इसको बोल दो मेन थ्रेड। ठीक है, तो इस केस में जब आपके प्रोसेस के पास एक ही थ्रेड है ना, तो क्या होगा, सीपीयू उस थ्रेड का या उस प्रोसेस का एक एक इंस्ट्रक्शन एक बार में एक्सिक्यूट करेगा। इसमें कोई भी पैरेलल प्रोसेसिंग नहीं होगा क्योंकि एक प्रोसेस है और एक ही थ्रेड है, तो चीज़ें सीक्वेंस वे में एक्सिक्यूट होगा। ये बहुत ईजी होता है इंप्लीमेंट करना, या इसको आप बोल सकते हो डिफॉल्ट मोड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो इवन दो आपका जो सीपीयू है, आपके लैपटॉप का जो सीपीयू है वो क्वाड कोर है, क्वाड कोर मतलब 4 सीपीयू है, लेकिन एक बार में एक ही सीपीयू कोर का यूटिलाइजेशन हो सकता है ना। तो आपका जो रिसोर्स सीपीयू रिसोर्स का यूटिलाइजेशन होगा वो सिर्फ 25% होगा, क्योंकि बाकी जो 3 कोर है ना दैट इज नॉट यूज्ड, है ना। तो इस तरीके से हम लोग बोलते हैं दिस इज सिंगल थ्रेडेड एक्सिक्यूशन। नेक्स्ट मल्टी थ्रेडेड एक्सिक्यूशन में क्या होता है कि आपने जो प्रोग्राम लिखा है ना उसमें एक से ज़्यादा थ्रेड है, लाइक T1 एक थ्रेड है, T2 एक थ्रेड है ना, T3 एक थ्रेड है। मतलब आपने अपने प्रोग्राम जो आपका टास्क परफॉर्म करना चाहता है उसको आपने मल्टीपल सब टास्क में ब्रेक किया और हर एक सब टास्क को एक थ्रेड से उसको इम्प्लीमेंट किया, तो आपके प्रोग्राम में मल्टीपल थ्रेड हैं। ठीक है, और क्या होगा कि एक सिंगल प्रोसेस का मल्टीपल थ्रेड होगा, और थ्रेड हमने देखा था कि वो मेमोरी और रिसोर्स शेयर करता है। ठीक है, तो जब मल्टीपल थ्रेड होगा और मल्टीपल सीपीयू कोर होगा तो चीज़ें पैरेलली एक्सिक्यूट हो सकती है, तो इससे आप पैरेलल एक्सिक्यूशन और कंकरेंसी अचीव कर सकते हो। ठीक है, तो हमने समझा क्या होता है मल्टी थ्रेडेड एक्सिक्यूशन। इसको हमने ऊपर भी देखा कि अगर हमारा क्वाड कोर है C1 C2 C3 है ना और C4, और हमारे प्रोग्राम में P1 में 4 थ्रेड हैं T1 T2 T3 और T4,
तो हर एक कोर में एक एक थ्रेड एग्जीक्यूट हो सकता है पैरेलली, है ना। तो इस तरीके से हम पैरेलल एग्जीक्यूशन और कंकरेंसी को अचीव कर सकते हैं। इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं मल्टी प्रोसेसिंग एग्जीक्यूशन। तो इस केस में क्या होता है कि आपके पास मल्टीपल प्रोसेसेस हैं, है ना। मल्टीपल प्रोसेसेस को आपको रन करना है। लाइक फॉर एग्जांपल आपको पबजी भी रन करना है ना, आपको नोटपैड भी रन करना है और आपको क्रोम भी रन करना है ना। तो पबजी एक प्रोसेस है P1, नोटपैड एक प्रोसेस है P2 और क्रोम एक प्रोसेस है P3। तो अगर आपके पास मल्टीपल CPU कोर अवेलेबल है, लाइक आपका लैपटॉप जो है वो क्वाड कोर है ना, तो इसमें 4 कोर होंगे, C1, C2, C3 और C4। तो पबजी हो जाएगा कोर 1 पे रन हो जाएगा, नोटपैड जो होगा वो C2 पे रन हो जाएगा और क्रोम P3 पे रन हो जाएगा। तो इस तरीके से तीनों चीज़ें पैरेलली रन हो जाएगी, है ना, अगर मल्टीपल CPU कोर एग्जिस्ट करता है तो, ठीक है। इसको आप नोट्स आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट होता है टाइम शेयरिंग, ठीक है। तो जो पुराने ज़माने में जो लैपटॉप्स आते थे उसमें मल्टी कोर्स नहीं होता, उसमें सिंगल कोर होता था। जो पहले के ज़माने के CPU होते थे लैपटॉप में वो सिंगल कोर होते थे, सिंगल CPU होता था, ठीक है। तो क्या होता था, एक बार में एक ही प्रोसेस या एक ही थ्रेड रन हो सकता था, ठीक है। तो उस केस में अगर आज के प्रोग्राम को आप लोड करते हो, है ना, या फिर एक से ज़्यादा प्रोग्राम को आप रन करना चाहते हो, लाइक आप चाहते हो कि नोटपैड भी रन करो, है ना, और क्रोम भी रन करूं, तो पुराने ज़माने के लैपटॉप में ये फीचर कैसे इनेबल होता था, तो दैट वाज इनेबल्ड बाय कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग लॉजिक या टाइम शेयरिंग लॉजिक। मतलब ऐसा होता था कि आप चाहते हो पबजी रन हो, या फिर आप ऐसा सोचो आप नोटपैड रन हो, है ना, नोटपैड रन हो और क्रोम रन हो। तो नोटपैड को आप मान लो P1 और क्रोम को मान लो P2। तो एक ऐसा लॉजिक सोचो जिसमें कि P1 रन होगा 0.1 मिली सेकेंड, है ना, या फिर P1 रन होगा 1 मिली सेकेंड, फिर P2 रन होगा 1 मिली सेकेंड, फिर से P1 रन होगा 1 मिली सेकेंड, फिर से P2 रन होगा 1 मिली सेकेंड। तो यहाँ पे आप देखोगे कि एक बार में एक ही प्रोसेस रन होता है, एक बार में या तो नोटपैड रन होगा या तो क्रोम रन होगा। लेकिन जो एंड यूजर होगा, एंड यूजर मतलब जो लैपटॉप यूज कर रहा है या जो लैपटॉप में ये दोनों नोटपैड और क्रोम सॉफ्टवेयर का यूज कर रहा है, तो उसको ऐसा फील होगा कि चीजें पैरेलली चल रही है ना, चीजें पैरेलली चल रही, चीजें पैरेलली एग्जीक्यूट हो रहा है। तो एंड यूजर को पैरेललिज्म वाला फील होगा। लेकिन रियल, एक जो टर्म होता है रियल पैरेललिज्म, वो नहीं होगा, है ना, रियल वाला नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही कोर है। तो एक बार में एक ही प्रोसेस, एक ही सॉफ्टवेयर या एक ही थ्रेड एग्जीक्यूट हो सकता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट टाइम शेयरिंग, ठीक है। असिंक्रोनस मैंने ऐड कर दिया बट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, हमारे मल्टी थ्रेडिंग लॉजिक के लिए। आप इसको देख सकते हो अगर आपके पास टाइम है तो, ठीक है। तो हमने चीज़ों को समझा, ठीक है, हमने समझा कि क्या होता है सिंगल थ्रेडेड, है ना, सिंगल थ्रेडेड में चीज़ें पैरेलल एग्जीक्यूट नहीं होती है ना, सिंपल चीज़ें सिक्वेंशियली वे में एग्जीक्यूट होता है। मल्टी थ्रेडिंग में क्या होता है, चीज़ें पैरेलली एग्जीक्यूट होता है और मेमोरी शेयर होता है। क्यों शेयर होता है, क्योंकि थ्रेड्स जो होते हैं वो मेमोरी शेयर करते हैं, ठीक है। मल्टी प्रोसेसिंग में पैरेललिज्म होता है लेकिन शेयर नहीं होता है, क्योंकि हमने देखा था कि जो प्रोसेसेस होते हैं उनका रिसोर्सेज आइसोलेटेड होता है। वो रिसोर्सेज ना तो शेयर करते हैं ना तो किसी दूसरे का रिसोर्स एक्सेस करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। उसी तरीके से हमने देखा था टाइम शेयरिंग, ठीक है। तो इसमें पैरेललिज्म नहीं होता है, इसमें ट्रू पैरेललिज्म नहीं होता है, लेकिन एक इल्यूजन मिलता है एंड यूजर को कि चीज़ें पैरेलली एक्सिक्यूट हो रही है, ठीक है। असिंक्रोनस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बहुत ज़्यादा ये टर्म यूज होता है कंकरेंसी एंड पैरेललिज्म, क्या होता है, ठीक है। तो मल्टीपल प्रोसेसेस आर इन प्रोग्रेस एट द सेम टाइम, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कंकरेंसी, ठीक है। तो जो टाइम शेयरिंग मोड हमने देखा था ना कि एक एक मिली सेकेंड P1 रन होगा, फिर P2 रन होगा, P3, फिर P1, फिर P2, तो चीज़ें कंकरेंटली एक्सिक्यूट हो रही है ना, यहाँ पे चीज़ें कंकरेंसी है, लेकिन ट्रू पैरेललिज्म नहीं है। मतलब कंकरेंसी का मतलब हुआ कि प्रोग्रेस, सारे प्रोसेसेस प्रोग्रेस कर रहे हैं, है ना, एट द सेम टाइम, लेकिन पैरेललिज्म नहीं है। तो पैरेललिज्म का मतलब होता है मल्टीपल प्रोसेसेस आर एक्सिक्यूटिंग एट द सेम इंस्टेंट, साइमल्टेनियस एक्सिक्यूशन, ठीक है। तो ये होता है तब पॉसिबल है जब मल्टी कोर होते हैं, जब हमारा CPU मल्टी कोर होगा तभी रियल पैरेललिज्म पॉसिबल होगा। बाकी दूसरे केस में कंकरेंसी पॉसिबल होगा। कैसे पॉसिबल होगा, थ्रू टाइम शेयरिंग अप्रोच हम लोग चीज़ों को कंकरेंट वे में एक्सिक्यूट कर सकते हैं।
तो आई होप आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर इस टॉपिक को जो हमने बताया है अगर आपको ये अच्छे से समझ में आएगा तो आई प्रॉमिस कि आपका मल्टी थ्रेडिंग का जो फंडामेंटल है दैट वो एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आपको मिल चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पाइथन में चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे, देखेंगे कि कैसे मल्टी थ्रेडिंग को पाइथन में इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में जिसमें हम लोग देखेंगे कि मल्टी थ्रेडिंग को पाइथन में कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। टिल देन, बाय, हैप्पी लर्निंग।